ह्यूमैनिटीज साइंस अर्थात मानविकी विज्ञान या मानवता का विज्ञान में आप सभी का स्वागत है। हम लोग खोरठा का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग जो है वो साहित्यकारों के जीवनी के बारे में दिख रहे हैं और साहित्यकार के बारे में समझने का प्रयास कर रहे हैं, क्या क्या है उनकी जीवनी। तो चलिए उनके कृत्यों के बारे में भी जानते हैं। तो आज हम लोगों को पढ़ना है श्री शिवनाथ प्रामाणिक को, है ना। तो शिवनाथ प्रामाणिक के बारे में आज हम लोग देखते हैं क्या है शिवनाथ प्रामाणिक की कहानी। श्री शिवनाथ प्रामाणिक जी का जन्म जो है वो 13 जनवरी 1949 ईस्वी को हुआ था, है ना। तो 13 जनवरी 1949 ईस्वी को बोकारो जिला के अंतर्गत बाघमारा गांव में हुआ था। तो बोकारो जिला के बाघमारा गांव में हुआ था। खोरठा भाषा और साहित्य क्षेत्र में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। तो खोरठा भाषा में और साहित्य में जो है इनका महत्वपूर्ण योगदान है। इनकी रचना एक अलग पहचान देती है, जिसका काव्यगत परिचय इस प्रकार है। तो उनका काव्यगत परिचय देखते हैं किस प्रकार से है। खोरठा भाषा साहित्य का दूसरा महाकाव्य। तो खोरठा भाषा साहित्य का जो दूसरा महाकाव्य है श्री शिवनाथ प्रामाणिक जी द्वारा रचित महाभारत के पात्र मत्स्य गंधा, है ना। तो जो दूसरा महाकाव्य है वो खोरठा का, वो श्री शिवनाथ प्रामाणिक जी द्वारा रचित है। वो कौन सा है? तो महाभारत के पात्र जो मत्स्य गंधा है उन पर आधारित है। मैच्छगंधा इसको यहाँ पे लिखा गया। मत्स्य को मच्छी बोला जाता है, मैछ बोला जाता है, मछली बोला जाता है। तो ये लिखा है मैच्छगंधा नामक महाकाव्य की रचना की है, जो अप्रकाशित है। अप्रकाशित मीन्स अभी प्रकाशित नहीं हुई है। 11 खंडों में वर्णित इस महाकाव्य में समाज के वर्तमान सामाजिक परिप्रेक्ष्य में रखने का प्रयास किया गया है। तो देखिए इसको ना 11 खंडों में जो है महाकाव्य में समाज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में रखने का प्रयास किया गया है। तो चलिए देखते हैं आगे जो है वो है दामोदर कोराएं, है ना। तो हम लोग दामोदर कोराएं जो पढ़े थे, तो दामोदर कोराएं क्या है? तो श्री शिवनाथ प्रामाणिक द्वारा रचित दामोदर कोराएं एक खंड काव्य है। इस खंड काव्य में कथा वस्तु को 6 भागों में विभक्त किया गया है। पहला जो है वो मेला, दूसरा है सरंची कमल, तीसरा है राजवैद, है ना, चौथा है हुन, पांचवा है अमर चाटान और छठा है हाड़पा, है ना। तो ये सारे जो है वो 6 भाग में बटे हुए दामोदर कोराएं। मेला नामक प्रथम खंड में जो है वो दामोदर के गोदी में बसा झारखंड के प्रकृति का उल्लेख किया गया है। तो देखिए दामोदर नदी की जब बात किया जाता है तो झारखंड की जो है वो सबसे बड़ी नदी है दामोदर नदी, जो पश्चिम बंगाल में जा करके गंगा नदी से मिल जाती है। तो वही लिखा गया है कि दामोदर के गोदी में बसा झारखंड के प्रकृति का उल्लेख किया गया है तथा संबंधित स्थान में निवास करने वाले पशु पक्षी एवं मानव का चित्रण किया गया है। और उससे संबंधित स्थान में जो है उन कौन कौन से पशु पंछी यहाँ पे निवास करते हैं, मानव का जो चित्रण किया गया है। साथ ही इन स्थानों पर मगध कुल के राजा, तो उस समय जो मगध कुल के जो राजा उमादित्य सेना सहित झारखंड में वन में घुस जाता था। तो उमादित्य जो है उस सेना सहित, मतलब मगध कुल का जो राजा उमादित्य है वो सेना सहित झारखंड के वन में घुस जाता है और दामोदर नदी के कछार पर बसे यहाँ आदिवासी एवं सदान की सेना मुठभेड़ में राजा की सेना से हार जाती है। और यहाँ पे वही दिखाया गया है कि जो दामोदर नदी के कछार पर बसे यहाँ पे जो आदिवासी एवं सदान है उनकी सेना मुठभेड़ में राजा की सेना से हार जाती है। कौन से राजा? तो उमादित्य राजा, है ना, जो उमादित्य है, राजा उमादित्य मगध कुल का, उससे यहाँ की सेना जो है वो हार जाती है, आदिवासी और सदान दोनों। यहाँ उमादित्य राजा का शासन स्थापित होने का वर्णन है पोंगापंथी दिकू उमादित्य द्वारा। तो जो पोंगापंथी दिकू बोला जाता है, जो झारखंड के नहीं है, जो बाहरी लोग हैं उनको दिकू बोला जाता है। तो पोंगापंथी दिकू जो उमादित्य है द्वारा मंदिर निर्माण, स्थानीय निवासियों के साथ सहिया संबंध जोड़ने का वर्णन भी इस खंड में दिया गया है। तो वहाँ दिखाया गया है कि जो उमादित्य है यहाँ शासन करता है, तो यहाँ पे आता है, मंदिर निर्माण करता है, स्थानीय निवासियों के साथ उसका सहिया संबंध जोड़ने का भी वर्णन है। सहिया मतलब यहाँ पे दोस्त होता है, मित्र होता है, तो वही सहिया होता है। तो यहाँ पे उसका भी वर्णन इस खंड में दिया गया है। पूर्व में स्थापित बौद्ध धर्म का उपदेश सभी मनुष्य में स्थान बनाने लगा। तो जो पूर्व में जो स्थापित बौद्ध धर्म का उपदेश जो है वो सभी मनुष्य में स्थान बनाने लगा तथा वैदिक धर्म एवं संस्कृति बुझाने लगा। और फिर क्या होता है कि यहाँ पे बौद्ध धर्म का वर्चस्व बढ़ने लगता है और जो वैदिक संस्कृति की बात की जाती है, हिंदू धर्म की बात की जाती है, वो बुझने लग जाता है। जंगल कटने लगा, यहाँ आदिवासी एवं सदान पर जुल्म बढ़ने लगे और यहाँ पे जो है आदिवासी और सदान पर जुल्म बढ़ने लगे, जो अभी भी अनवरत जारी ही है। इन सारी गतिविधियों का वर्णन इस खंड में किया गया है।
अगला जो है दूसरा खंड सरंची कमल, ठीक है, सरंची कमल जो है इसमें दूसरा खंड है ये। इस खंड में सरंची और कमल के प्रेम का वर्णन है। तो सरंची और कमल के प्रेम का वर्णन जो है इस खंड में है। सरंची का जन्म एक घटवार के घर में हुआ। तो सरंची जो है उनका घर एक घटवार के जन्म जो है एक घटवार के घर में हुआ। वह गुण रूप संपन्न बालिका के रूप में बढ़ने लगी। तो सरंची यहाँ पे एक लड़की है, ठीक है, उनका जन्म जो है घटवार परिवार में होता है और वह जो है वो गुण रूप और गुण दोनों में संपन्न बालिका के रूप में बढ़ने लगी। 16 वर्ष में उसका रूप पूर्णता निखर आया और एक जो पूरा मेच्योरिटी होता है जिसमें लड़की पूर्ण रूपेण जो है वो एक तरह से बोल सकते हैं कि मतलब जनरली जो गांव में पहले ही विवाह होता था तो 16 वर्ष की आयु तक जो है वो पूर्ण रूप से मतलब शारीरिक रूप से परिपूर्ण हो जाती हैं। उसी जंगल में जो है वो राजा जो काल केतु है उसका बेटा कमल केतु, तो राजा काल केतु का बेटा कमल केतु, वही सरंची कमल लिखा, अपने सहयोगियों सहित जो है वो शिकार करने आया। तो वहाँ पे जो जंगल है वहाँ पे वही काल केतु का बेटा जो कमल केतु है, कमल जिसको भी बोला जा रहा है, वो शिकार करने आया। सरंची को एक वृक्ष के नीचे सोया हुआ देखकर कमल अकचका रह गया, है ना। तो जब सरंची को वो पेड़ के नीचे एक वृक्ष के नीचे सोया हुआ देखा तो कमल जो है वो आश्चर्यचकित रह गया, बहुत चक्का रह गया। घोड़ा हिनहिनाया, सरंची जगी और कड़क वाणी में वान छोड़ा। तो जो घोड़ा है वो हिनहिनाया, जो घोड़ा अपना आवाज़ करता है। सरंची जागी और कड़क वाणी का वान छोड़ा। कड़क वाणी का मतलब वो अपने जवान से जो बोलती है। डेग बढ़ौले मारबो कोड़ फाफर करबो करजी, है ना। तो इसका मतलब होता है कि डेग बढ़ौले, अगर एक डेग भी आगे तुम बढ़ा, अगर तुम अपना एक कदम भी आगे लिया तो मारबो कोड़, तो कोड़ा मारेंगे तुमको, है ना। फाफर करबो करजी, है ना, तो मतलब तुम्हारा फेफड़ा को कर देंगे करजी, मतलब कलेजा काट देंगे, उस टाइप का था। कमल केतु और सरंची एक साथ ही परी, कवि की कल्पना और भगवान बुद्ध के पुजारी नजर आती हैं। तो वही चीज़ है कि यहाँ पे दिखाया गया कमल केतु और जो सरंची है एक साथ में ही परी और कवि की कल्पना और भगवान बुद्ध के पुजारी नजर आती हैं। के ई नारी, तो वो कमल का जवाब है के ई नारी, कौन है ये नारी, कौन परिवा कवि कल्पना, कौन परी के ये कौन परी है जो कवि की कल्पना है, वन देवी या गौतम बुद्ध की पुजारीन, या ये वन देवी है या गौतम बुद्ध की पुजारीन है। तो ये जो है वो कमल का जवाब रहता है उस बारे में। बातों के क्रम में दोनों के बीच में परिचय होता है। तो जब उधर से वो मारने की बात करती हैं, इधर से जब वो उनका तारीफ करता है ना, तो दोनों का जो परिचय होता है। झाड़ी में एक बाघ के आने से झाड़ी खड़खड़ाई, और उसी में झाड़ी लोग जो है वो जंगल में थे तो एक बाघ जो है आता है तो उससे झाड़ी खड़खड़ाया। दोनों ने अपने अपने बाण छोड़े, तो दोनों को ही, कमल भी और सरंची भी। बाघ ने अड़राकर कमल पर आघात किया, तो जो है बाघ फिर भी इस पे आघात करता है, किंतु तब तक सरंची का वल्लभ ने के आघात से बाघ धराशायी हो गया। तब तक सरंची जो है वो वल्लम से मतलब वो मार देती हैं और जो है वो धराशायी हो जाता है। कमल लारू पातू होकर सरंची की गोद में गिर पड़ा। कहने का मतलब वो उस पर आक्रमण हुआ था तो बेचारा जो है वो मतलब जो सरंची की गोद में गिर पड़ता है। सरंची ने पुटूस की झुर्री से आग जलाकर उसके घाव को सेकी। रात होने लगी। सुबह होने पर कमल के संगी आए और बाघ समेत कमल केतु को उठाकर ले गए। तो जब सुबह आते हैं तब तक तो वो उसकी देखभाल की थी, सेवा की थी। तो सरंची जो है वो देखती रह गई जब उसको ले जाया गया, किंतु उसका हृदय भर उठा। लेकिन जब उसको ले जाया जा रहा था तो उसका हृदय जो है वो भर जाता है, उठ जाता है ना। राजवैद नामक तीसरे खंड में, वो दूसरा खंड का कहानी था, राजवैद है ना, राजवैद जो होता है राजवैद, तो ये तीसरा खंड है। मैं घुमा राजवैद के उपचार का वर्णन है। उपचार से बाहरी घाव तो भर गया किंतु कमल केतु के अंदर का घाव नहीं भरा, क्योंकि अंदर का घाव का मतलब है जो उसका सरंची लड़की से जो एक स्नेह बन गया, उसका जो प्रेम भाव जो उत्पन्न हुआ है ना दोनों के बीच में, जो वो चीज़ जो है वो अभी नहीं भरा, क्योंकि वो हाँ, किंतु कमल केतु का अंदर का घाव नहीं भरा। एक दिन उसका संगी सरंची की खेच में उसका गांव पहुंच गया, है ना। तो क्या होता है कि उसका जो संगी है उस सरंची की खोज में उसका गांव पहुंच गया। उसने कमल केतु के साथ सहिया जोड़ने का प्रस्ताव रखा, किंतु सरंची ने कहा, तो जब कमल केतु के साथ सहिया जोड़ने का प्रस्ताव रखा, दोस्ती करने का, तो वो जो सरंची है वो कहती है कमल केतु राजा का बेटा, है ना। तो कमल केतु जो है वो राजा का बेटा है। होकर जाए तर संस्कार ऊंचा, बोल उसका जाति भी और संस्कार भी दोनों ही ऊंचा है, ठीक है। हमर की कर ओकर सहिया होवे पारी, तो बोल हम मेरा कैसे उसके साथ सहिया हो पाएगा। हमर खातिर तय इगला सपना, है ना। तो बोली तो मेरे लिए ऐसा सपना है जो कभी हो ही नहीं सकता, है ना, वही बात है यहाँ पे।
किंतु सरंची ने कहा कि कमल राजा का बेटा, उसके संस्कार ऊंचे हैं और सहिया बराबर वालों से जोड़ी जाती है। दूत महल लौट गया और सरंची का संदेश जो है वो फिर कहाँ पे मिलेगा? कमल को मिलेगा। तो संदेश जो है वो कमल को मिल गया। अनंतर कमल केतु ने अपने रक्त से लिखा, तो वो जो है वो अपने रक्त से लिखता है, खून से लिखता है। हे प्राण राखी बनवाला, बोल हे मेरे प्राण रखने वाली बनवाला, ना जात ऊंचा होवे ना धर्म, बोल ना जाति ऊंचा होता है ना धर्म, ऊंचा होवे मानुषिक विचार, तो ऊंचा होता है मनुष्य का विचार। तोर खातिर काटा के डहरो हमर बलिहारी, बोल तुम्हारे लिए काटा का रास्ता भी जो है वो हमारे लिए बलिहारी होगा। तो ये ऐसा जो है अपने खून से लिखता है कमल केतु। उसने प्राण राखी बनवाला से संबोधित किया है कि ना जात ऊंची होती है ना धर्म ऊंचा होता है, मनुष्य का विचार ऊंचा होता है ना। कमल और घुमावैद जंगल आए और आदिवासी सभ्यता और संस्कृति सीखने लगे। तो कमल जब वहाँ वैद्य घर से घुमाता है तो जंगल आ जाता है और यहाँ से जो है वो आदिवासी जो संस्कृति होता है उसको सीखने लग जाता है ना। जब आदिवासी संस्कृति सीखने लगता है तो यह समाचार कमल केतु के पिता तक चल गया और यही बात जो है कमल केतु के पिता तक चलता है। वह कमल केतु और राजवेद पर कुपित हो गया, तो मतलब उससे बहुत ज़ोर से गुस्सा आया। उसी समय घुमावैद है ना, अच्छा वैद का नाम ही है घुमावैद या धूमावैद, यहाँ तो घुमावैद लग रहा है। कमल केतु पिता पर क्रोधित हुआ और बोला, कमल केतु जो है वो क्रोधित हुआ वो अपने पिता पर और बोलता है कमल केतु है ना, क्या बोलता है? रे काल केतु अपने पिता को, तो ये नारी का अपमान कर ले, तू नारी के अपमान कर ली। मने राख एकनी तोर गढ़ गुढ़ा, तू अपने मन में रख जो तोर गढ़ हो गुढ़ा हो, मतलब तोर राजपाट हो। धन संपत्ति छाका छुइन भाई जीतो, बोल धन संपत्ति जो छक छुइन हो जीतो, एक कोई मतलब ना होता। ये कमल केतु का ये होता है, क्योंकि अब तो वो सीख चुका था आदिवासी का लैंग्वेज, तो उसी में जवाब देता है। तो चतुर्थ खंड में कर्मा पर्व और उसका अवसर पर कमल और सरंची के साथ प्रेम। तो अब जो चतुर्थ खंड में जो है वो हम लोग देखेंगे कि कर्मा का त्यौहार आएगा और उस कर्मा के त्यौहार में जो है वो कमल और सरंची के साथ जो है प्रेम राग अलापना, झीका झोरी करना आदि का वर्णन है। साथ ही हुन के सेनापति का आक्रमण होगा, तो हुन का जो सेनापति है उसका आक्रमण होगा, मठ मंदिर तोड़ेगा, संपत्ति लूटने का उल्लेख है। तथा यहाँ के आदिवासी जो यहाँ के आदिवासी हैं नर नारी अपनी सुरक्षा के लिए धनुष लाठी लेकर जमा होने लगे और जंगल की वीर नारी सुमन के साथ से युद्ध करने को कही है ना। तो जंगल की जो वीर नारी है नारी सुमन जो है उनके साथ युद्ध करने कही। युद्ध में हुन सेना की बड़ी संख्या में संहार हुआ, तो युद्ध में जो है हुन सेना का बहुत बड़ी संख्या में जो है नरसंहार हुआ, उनका मृत्यु हुआ। किंतु काल केतु का गढ़ खंगाल दिया गया, लेकिन काल केतु का गढ़ जो है वो खंगाल दिया गया, मतलब हुन जो उस पर आक्रमण कर लेते हैं और उससे सब धन वगैरह लूटने में सफल होते हैं। कमल केतु ने स्वीकार किया कि वे सारे लोग दिक्कु थे, तो कमल केतु जो इस बात को स्वीकार करता है कि वो सभी बाहरी लोग थे, दिक्कु थे, इसलिए यह दशा हुई। अन्यथा झारखंड की धरती पर दुश्मन पांव तक नहीं रखता, तो इसीलिए जो है वो उनके कहना का मतलब ये था कि झारखंड की धरती पर दुश्मन जो है पांव तक नहीं रख सकते। पांचवा खंड जो है वो अमर चट्टान है, तो अमर चट्टान जो है उसमें जो है वो संरक्षी द्वारा कमल केतु के महल पर पहरा देने का वर्णन है। तो संरक्षी जो है वो कमल केतु के महल पर पहरा देती है। कमल केतु संरक्षी का साथ दे रहा था, तो कमल केतु जो है वो संरक्षी का साथ दे रहा था। दोनों के को एक करिया साधु से भेंट वार्ता हुई, तो एक करिया साधु जो है उनसे भेंट वार्ता हुआ। साधु ने अपना परिचय दिया और कहा ले ई अमर चट्टान चाटा है ना, चाटान चाटा। चट्टान चाट कर दोनों घोर निद्रा में आ गए, तो चट्टान जब चाटते हैं तो दोनों घोर निद्रा में आ गए। जब प्लावन हुआ संरक्षी और कमल केतु जल में क्रीड़ा करने लगे, तो वो जल में क्रीड़ा करने लगे, खेलने लगे। दोनों ने देखा कि हेमाल बात से उनके मुख पर हंसी का हार झर रहा है ना, तो वो देखते हैं कि दोनों के जो चेहरे हैं मुख है उन पे हंसी का झार झर रहा है। आगे है अपनी ज़िंदगी का डहर बनाने के लिए रास्ते के कांटों को उखाड़ फेंकने के लिए कवि ने तितकी और लुआठी के साथ, तो तितकी किसको बोला जाता है? तो लकड़ी में आग लगा देते हैं तो उसको तितकी और लुआठी बोलते हैं। तो तितकी और लुआठी के साथ अमन के दुश्मनों को झारखंड से बाहर निकालने के लिए अभियान छेड़ने की प्रेरणा दी। तो ये जो बात है कि मतलब अमन के रास्ते के लिए, मतलब शांति सुरक्षा के रास्ते के लिए बनाने के लिए जो है, और कांटे को उखाड़ फेंकने के लिए कवि जो है तितकी और लुआठी के साथ अमन के दुश्मन को झारखंड से बाहर निकालने की अभियान का छेड़ने की प्रेरणा दी।
वन बोने बाघिन कविता में कवि झारखंड के वीर बालाओं को बाघिन नागिन हाथिन बनाकर अपने प्रदेश की चातुर्दिक रक्षा हेतु उद्घोषित करता है। तो वही बोल रहा है कि जो कविता में कवि हैं झारखंड के वीर बालाओं को, तो वीर बालाओं मतलब जो यहाँ की वीर महिलाएं हैं, यहाँ की वीर जो कन्याएं हैं, लड़कियां हैं, उन सबको जो है वो बाघिन नागिन हाथिन बना करके अपने प्रदेश की चातुर्दिक रक्षा हेतु उद्बोधित किया करता है। इसका अर्थ यह निकलता है कि यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि झारखंड की जो महिलाएं हैं वो भी किन्हीं से कम नहीं है, वो बहुत ज़्यादा साहसिक होती हैं, है ना, और इतनी ज़्यादा साहसिक है कि वो खुद लड़ाई भी लड़ सकती हैं। इसीलिए उनको नागिन बाघिन हाथिन करके वो शक्ति का प्रदर्शन किया गया है कि ये मतलब वो नहीं है कि घर में बैठे रहेंगे और वो करेंगे, बल्कि ये लोग भी जो है वो ज़बरदस्त लड़ाई लड़ रहे हैं। सेवाइल झरना शीर्षक, तो एक जो है सेवाइल झरना या सोवाइल झरना शीर्षक कविता में कवि झरना को प्रतीक मानकर उसे बुद्ध भगवान की आशा पूरी करने, बिरसा के उलगुलान को जगाने तथा मुक्ति की राह खोजने वाला कहा है। तो वो जो है वो कहते हैं कि जो बुद्ध भगवान हैं, भगवान बुद्ध की आशा पूरी करने की बात की गई है। बिरसा के जो उलगुलान था जिसमें से दुखों को भगाना था, है ना, तथा मुक्ति की राह खोजने वाला कहा गया। कवि गणेश की तरह, तो जो कवि गणेश है उनकी तरह एक छोटा सा वृत्त बनाकर मूसा की सवारी कर, तो जो कवि हैं वो गणेश की तरह मतलब यहाँ भगवान गणेश की बात हो रही है। एक छोटा सा वृत्त बनाते हैं, उस पर मूसा की सवारी कर उसके चारों ओर परिक्रमा कर प्रथम पूज्य बन जाने को वैसा लोगों का प्रतीक माना है जो दूसरे के अर्जित धन को हड़पने के आदी बन गए हैं। ऐसे ही लोगों के जीवन के झरने को अटका देते हैं। बुनियादी पथल कविता में कवि के नए समाज की रचना के लिए नींव की ईंट बनाने के लिए लोगों का आह्वान किया है। तो वही बोला जा रहा है कि जो बुनियादी पथल कविता है उसमें कवि ने नए समाज की रचना के लिए, नया समाज की रचना के लिए जो है नींव की मतलब नए समाज की रचना के लिए नींव की ईंट बनाने के लिए लोगों का आह्वान किया। मतलब नींव जो है वो काफ़ी मजबूत होना चाहिए। कवि ने साम ख्यालिक या खाम ख्यालिक अनगिन देवस्थलों नारिक भूत भगवानों द्वारा मनुष्य के भाग्य लेखनों के पोंग पथ काके दिग्भ्रमित करने वाले तत्व, ये बहुत बढ़िया लाइन है, इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं, तो जो कवि हैं वो कवि जो है वो खाम ख्यालिक जो है, खाम ख्यालिक मतलब जो लोग अपने ख्याल में झूठ मूठ का रख लेते हैं, या जो एक तरह से दिग्भ्रमित करता है, लोगों को दूसरे रास्ते में ले जाता है, गलत रास्ते में, मतलब झूठ मूठ का अंदेशा करके। तो वही बोला है कि जो खाम ख्यालिक अनगिनत देव स्थल हैं, नारिक भूत भगवान द्वारा मनुष्य के भाग लिखने का जो पोंग पथ करके दिग्भ्रमित करने वाले तत्व हैं, बोल हम लोग का किस्मत पहले से लिखा गया है, ऐसे ऐसे बहुत सारा की बातें उठते रहती हैं। तो मतलब जो जन्म लिया है वो भगवान का दिया हुआ है, उस घर में, उस धर्म में, उस जात में, ऐसे बहुत सारी बात वो बोलते हैं। तो वही बोलते हैं कि बोलिए ये सब जो है वो दिग्भ्रमित करने वाला तत्व मानकर पसीना बहाने वाले लोगों के शोषित पीड़ित होने वाला घोषित किया। तो बोल जो इस तरह मानते हैं वो जान करके ऐसा करते हैं ताकि लोगों का शोषण किया जा सके, क्योंकि इस तरह करके शोषण करना उतना ही आसान हो जाता है। और उसके बीच जो है घोंघचाइल रक्त पीने वाले जोक सदृश तत्वों की शोषण की ओर संकेत किया है, और इस प्रकार जो है इनके शोषण होता है। अपने कविता हेठमुड़िया में, जो इनकी एक और कविता है हेठमुड़िया, उसमें कवि ने विनम्रता को एक त्रुटि माना है। वो बोले कि विनम्रता कभी कभी हमारे लिए त्रुटि हो जाती है। विनम्रता होना है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो विनम्रता हमारे लिए ही नुकसान हो। जैसे झारखंड के लोग इतने विनम्र रहे हैं कि यहाँ के जो संसाधन है, यहाँ के जो क्षेत्र हैं, यहाँ का लोग जो है वो खूब दोहन किए और यहाँ के लोगों को ही शोषित करके यहाँ के लोगों को मजदूर बना करके छोड़े। तो बोले कि विनम्रता एक त्रुटि माना है ना। वह देखता है कि हेठ मुड़ी रखने वाला, जो हेठ मुड़ी का मतलब क्या होता है, माथा जो नीचे रखता है, मतलब माथा नीचे कर ले, हर बात में हाँ हुजूरी कर ले, जी सलामी कर ले, मान ले, मतलब बहुत आसानी से हम लोग दोस्त बना लेते हैं और किसी के बातों में आ जाते हैं। तो वही बोला जा रहा है कि हेठ मुड़ी रखने वाला पशु पक्षी और मनुष्य सभी शोषित होते हैं। तो जितने भी लोग हेठ मुड़ी रखते हैं, जो माथा एकदम झुका करके रखते हैं, उनका जो हमेशा शोषण होता है, पीड़ित होते हैं और दुख चक्र में पिसता रहता है और जो है दुष्चक्र में पिसते रहते हैं। उसने देखा कि सीधा साधा जानवर की पीठ पर डंडा बजड़ता है। सही बात है, जो भी सीधा साधा जानवर है उसकी पीठ पर डंडा बजड़ता है और भेड़ बकरी को काटा जाता है विनम्र नारी को चूल्हा चौका करना पड़ता है। जो भी विनम्र नारी है उनको चूल्हा चौका करना पड़ता है और उसकी यहाँ नियति बन जाती है। यहाँ बहुत ज़रूरी है इस बात को समझने के लिए कि उस समय जो लेखक हैं, जो 1949 में जन्म लिए थे, और उनको जो है इन सारी बातों का मतलब आभास है और वो इन सारी चीज़ों को अपने कविता में डाले हैं। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। कैसे बहुत बड़ी बात है, इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। देखिए वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि जो सीधा साधा जानवर है उनकी पीठ पे डंडा पड़ता है।
कहने का मतलब क्या है, सीधा साधा होने का क्या है मतलब है, मतलब ऐसे नहीं हो जाना है कि आपका शोषण कोई आसानी से कर ले, उनका ये सीधा सा कहने का मतलब है। वो बोलते हैं कि भेड़ बकरी को कभी काटा जाता है, शेर को कभी नहीं काटा जाता है, बाघ को कभी नहीं काटा जाता है। ये बात तो एकदम सही है, भेड़ बकरी को क्यों काटा जाता है, तो उनको कमजोर देख करके काटा जाता है ना। उसी तरह विनम्र नारी है, अगर कोई नारी विनम्र है तो उसको हमेशा जिंदगी भर चूल्हा चौकी करते बीत जाना। कोई नारी कहीं दूसरे घर से आती हैं, इस घर को अपना मानती हैं, इस घर के सभी लोगों का वो सेवा करती हैं, घर के सारे कामों में उन्हीं का योगदान रहता है, खाना बनाना, गोबर उठाना, बर्तन साफ करना, बच्चे को पालना, अपने घर के जितने बड़े बुजुर्ग लोग हैं, बच्चे हैं, देवर हैं, सबका जो है वो काम करना, कपड़ा साफ करना। बावजूद उसके उस घर में कोई पहचान नहीं होती है। जब भी कोई खोजने आएगा तो बोलेगा कि फलना के बहुरिया हो, फलना के कन्हैया हो, फलना के बहू हो। तो इस तरह करके जो है उनका जो है वो क्या होता है, एक तरह से उनका एक तरह से नाम लिया जाता है। आज तक उनके घर में उनका नाम के तौर पे नहीं जाना जाता है। मतलब समझिए, जो अपनी पूरी जिंदगी जो उस मामले में समर्पित कर देते हैं और फिर भी उनको आकर के बोला जाता है कि तुम क्या किए, तुम करते क्या हो घर में बैठ करके, सब कुछ तो हम करते हैं, पैसा कमा के लाते हैं ऐसे करके। तो उनका कहीं का कोई रिस्पेक्ट नहीं रह जाता है। तो वही बात को बोलते हैं कि विनम्र नारी को चूल्हा चौका करना पड़ता है और यह उसकी नियति बन जाती है। दूसरी तरफ जो है वो सांड है, बाघ है, आकाश का बादल जो ऊपर मूडी वाला है, ये गरजते चलते हैं, इन्हें कोई काम नहीं करना पड़ता है सही मायने में। इन पर किसी का नियंत्रण नहीं रहता है, इनको कोई नियंत्रित नहीं करता, वो अपने अनुसार से सब कुछ करते हैं, वो अपने अनुसार से अपना ज़िंदगी जो है वो जीते हैं, अपने अनुसार से अपने रास्ते तैयार करते हैं, अपने अनुसार से सब निर्णय लेते हैं। समाज का जो लुच्चा लफंगा और उग्र हकड़ता रहता है, तो जब समाज का लुच्चा लफंगा है, उग्र हकड़ता रहता है, समाज उससे भयभीत रहता है। गजब की सामाजिक विसंगति है। तो समझिए, समाज उससे डरता है, ये कितनी विसंगति है। तो ये सारी बातें हैं, और जो बहुत अच्छी बात ने जो है वो कवि लिखे हैं श्री शिवनाथ प्रमाणिक जो हैं, और इसमें आगे लिखते हैं कि यही कारण है कि कवि को शीर्ष और छाती तान कर चलने का संदेश देना पड़ता है, और कवि को मजबूरन इस बात पे आना पड़ता है कि ज़रूरत पड़े तो सीना तान करके चलिए, माथा ऊपर करके चलिए। ये कवि को क्यों बोलना पड़ता है, वे विनम्र होने के लिए क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि बोल रहे हैं कि विनम्रता कई बार हमारे शोषण का कारण बन जाता है। वो जानते हैं कि किस प्रकार से जो हमारी सामाजिक व्यवस्था बनी है, जो धर्म पे आधारित है, जाति पे आधारित है, तो वो सारी चीज़ जो है वो हमारे शोषण का कारण बनते हैं। किस प्रकार झारखंड के लोग जो है वो बाहर के लोगों को यहाँ पे जगह दे देते हैं कितना आसानी से, और वही लोग जो है यहाँ पे जो है वो सत्ता पे आ जाते हैं, कब्जा कर लेते हैं। आज पूरा कोयलवरी उनके कब्जे में, आज पूरा का पूरा जो यहाँ पे स्टील प्लांट है उस सारे उनके कब्जे पे, पूरे स्टील का मालिक बने हुए, राजनीति में बैठे हुए हैं। झारखंड के लोगों को राजनीति में आने नहीं दिया जाता है, चाहे वो बड़ी बड़ी पार्टियां क्यों ना हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, चाहे कोई भी बड़ी बड़ी पार्टियां क्यों ना हो, वो सारे में जो है वो झारखंड के लोगों का जो है वो अधिकार बहुत ही कम रहता है, और जो है वो बाहर के जितने भी लोग हैं राजनीतिज्ञ हैं उनका जो है वर्चस्व बढ़ जाता है। झारखंड के नेता अगर आगे बढ़ते भी हैं तो उनको दबाने के लिए कई तरह का प्रयास किए जाते हैं। हम लोग कई बार देख चुके हैं कि झारखंड के जो मुख्यमंत्री बने हैं उनको किस प्रकार से कम टाइम में ही उनका जो सत्ता है जो वो छोड़ना पड़ जाता है, और बाकी सब चीज़ होते हैं। हम शोषण सहते हैं इसलिए हम शोषण होता है। तो उनका कहना है कवि का कि हम शोषण सहते हैं इसलिए तो हमारा शोषण होता है। हम अर्जित करके देते हैं, हम अर्जित करते हैं और उसको देते हैं, इसलिए समाज के ढोंगी जो है, पोंगपंथी है, जो मतलब झूठ मूठ का पोथी लेकर के बैठ जाएंगे, तो वही बोलते हैं पोंगपंथी। तो मतलब जो समाज के ढोंगी हैं, पोंगपंथी हैं और बदमाश लोग इस पर भोग करते हैं। और एकदम वास्तविक बात है, इस चीज़ को बहुत आसानी से समझा जा सकता है कि किस प्रकार हमारे समाज की संरचना की जाती है। कि एक आदमी जो है मजदूरी करता है, दिन भर मजदूरी करता है और शाम को उसको खाने के लिए कुछ नहीं होता है, और एक आदमी बस आपके दरवाजे पे आता है और उसको चावल दाल सब कुछ और पैसा सहित उनको इज्जत के साथ बैठा करके उनका पैर छू करके, पैर धो करके भेजा जाता है। और वही व्यक्ति, एक आदमी जो आपके घर में अगर दिन भर भी काम कर ले तो उसको दिन भर गाली भी दिया जाता है, लोग बोले काम नहीं किया, ऐसे करो उसको करो, और जाते टाइम पैसा देने में भी बोला जाता है इतने से हो जाएगा, तुमको तो हम ज़्यादा पैसा दे रहे हैं। मतलब समझिए कितना अंतर है हमारे सामाजिक संरचना में। एक व्यक्ति जो कुछ भी नहीं कर दिया, आएगा झूठ मूठ का पोथी दिखाएगा, बाकी सब चीज़ करेगा, और उसको तो एकदम लोग भगवान मान लेते हैं, उसको एकदम कुर्सी पे बैठाएंगे, उसको पूजा करेंगे, नहीं आप ही प्रभु हैं, आप ही का दिया हुआ सब कुछ है, आप ही तो भगवान से हमको कनेक्ट करते हैं, ऐसे बोलेंगे। और एक व्यक्ति जो आपके घर के लिए पूरा करता है, मजदूरी करता है, या खुद वो व्यक्ति मजदूरी करता है और उसको कुछ नहीं होता है। तो कितना बढ़िया इस चीज़ को जो है वो लेखक उस चीज़ के माध्यम से दिखाने का प्रयास किए हैं। कवि का स्वर व्यंग्यात्मक है, कवि का स्वर जो सही में है वो व्यंग्यात्मक है, व्यंग्य करते हो, और व्यंग्य करना बहुत अच्छी बात मानी जाती है। लोग व्यंग्य को जो है वो नेगेटिव सेंस में लेते हैं, बट व्यंग्य करना वास्तव
कमाने में बहुत अच्छे हैं। क्यों है सो देखते हैं। हेठ मुड़िया गरु के पीठ पहिना चले, तो वो बोलते हैं जो गरु, जो जानवर जो है वो अपना माथा को नीचे करके चलता है। हेठ मुड़ी जो है माथा को जो नीचे करके चलता है, उसके पीठ पे पहिना चलता है। पहिना मतलब लाठी चलता है, डंडा चलता है। तो जैसे बैल देखिए माथा नीचे करके चलता है, तो उसको जोतने टाइम में खूब पीटा जाता है, ढढ़ाया जाता है। गधा को देख लीजिए कितना मारा जाता है। कोई जरा शेर से अपना हल जोत करके दिखा दे, मान लिया जाएगा। कोई ऐसा सांड जो पूरा बदमाश है, उससे कोई हल जोत करके दिखा ले, मान लिया जाएगा। तो ये बड़ी बात होती है समझने के लिए। दामड़ा बाछा सांड देखा हकैंत भूले, है ना। तो वही बोलते हैं कि अगर दामड़ा बाछा सांड देखेंगे तो हकैंत भूलेंगे, तो हकाने भी भूल जाएंगे। तो कितना बड़ा संदेश देना चाहते हैं, लोगों को सिखाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं। लेकिन अभी भी झारखंड के लोग जो हैं वो ना बहुत हद तक सोए हुए हैं, अभी भी वो अचेत हैं, उनकी अंदर की चेतना अभी तक नहीं जगी हुई। और यही कारण है कि आज भी झारखंड में जो है वो झारखंड के लोग मजदूर बन करके रहे हुए हैं, और यहाँ का ही सत्ता, यहाँ का ही संसाधन भोगने वाले कोई और व्यक्ति हैं। ये बात तभी समझ में आएगी जब ये सारी बात को समझ पाएंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो आगे लिखा हुआ है कि रीझ कविता में कवि ने व्यंग्य किया। तो रीझ कविता एक जो है, हेठ मुड़ी कविता देख लिया, अगला है रीझ कविता। तो रीझ कविता में कवि ने व्यंग्य किया कि मानव जनता से अधिक भूखा नेता होता है ना। तो जो कि मानव जो है वही लिखे हैं कि मानव जनता से अधिक भूखा नेता होता है। तो जनता से अधिक कौन होता है? भूखा नेता होता है। सामान्य जनता रोटी की भूखी है, जो सामान्य जनता है वो रोटी की भूखी है, किंतु नेता जो है वो कुर्सी का भूखा होता है। सामान्य जनता भी नशे में होती है और नेता भी नशा में जाता है। तो देखिए इसमें सिर्फ नेता को दोषी देना सही बात नहीं है। बहुत बढ़िया कवि इस बात का उल्लेख करते हैं कि सामान्य जनता भी जो है वो मतलब भूखा है, नेता भी भूखा है। तो आप जब वोट के टाइम में भूख दिखाते हैं अपना, तो वो कुर्सी को लेकर के अपना भूख दिखाते हैं। ये मतलब कितनी अच्छी बात को उन्होंने प्रदर्शित किया है। तो वही बात बोलते हैं, जनता नशा में है, नेता भी नशा में है। सामान्य जनता में मातृभूमि और मनुष्यता की नशा होती है। तो सामान्य जनता जो है मातृभूमि और मनुष्यता की नशा होती है, और नेता दारू के नशे का, और नेता जो है दारू के नशे में। हाड़ तोड़ मेहनत करने वाली जनता भिखारी बना रहता है। तो जो पूरा हाड़ तोड़ करके मेहनत करता है, जिसका हाड़ में पूरा दर्द हो जाए, हाड़ का मतलब यहाँ हड्डी है ना। तो हड्डी बेचारा का जब दिन भर काम करता है, तो रात को आता है, शाम को जब घर आता है तो उसका हड्डी में दर्द होता है, रात भर बेचारा किसी तरह गुजारता है और फिर कल जा करके काम करना पड़ता है। तो वही बोल रहा है कि हाड़ तोड़ मेहनत करने वाला जनता भिखारी बना जाता है, और नेता और दबंग व्यक्ति इनके पसीने की कमाई को लूटने के लिए भिखारी बने रहते हैं। और जो नेता है, दबंग है, वो इनके लूट लेते हैं, छीन लेते हैं, और कई सारा कूटनीतिज्ञ चाल से जो है उनके संसाधन को अपने कब्जे में कर लेते हैं। सामान्य जनता कवि और कलाकार बनकर समाज में इंसानियत कायम करते हैं। तो सामान्य जनता जो है कवि और कलाकार बनकर तो जो है वो समाज में इंसानियत कायम करते हैं। तो वैसे लोग शैतान बनाते चलते हैं, और जो नेता जैसा लोग हैं वो शैतान बनाते चलते हैं। हम आम गरीब लोग बेटी ब्याह के लिए कोड़ी कोड़ी जमा करते हैं। तो जो आम जनता है वो बेटी ब्याहने के लिए कोड़ी कोड़ी जमा करते हैं, और तुम अपने बेटे बेचते हो, और जो है वो वही एक तरह से ऐसे हैं जो बेटे भी बेचते हैं। हमारी बेटी गोबर गढ़नी बन कर रह जाती है। गोबर कढ़नी जिसको बोलते हैं, जो जिंदगी भर गोबर बिछते रह जाती है ना, खेत में चुन करके डालना रहता है। यह सामाजिक विषमता है। वो बताना चाहते हैं कि कितनी बड़ी सामाजिक विषमता है कि एक तरफ हमारी बेटियां जो है वो जिंदगी भर गोबर करते रह जाती हैं कितना, और बेटा जो है कितना फ्री होकर के रहता है। विद्रूपता है और विसंगति है। तो कितना बड़ा चीज़ जो है वो लेखक उस समय के हैं, जब 1949 ईस्वी में जब जन्म हुआ। तो ये तो सोच करके बड़ा आश्चर्य होता है कि लेखक के विचार इतने बड़े बड़े हैं, और ये इन सारी बातों को लिखे हैं कि मतलब महिला सशक्तिकरण होना चाहिए, महिला और पुरुष में विसंगति नहीं होनी चाहिए, दोनों के लिए जो है लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, बराबर का अधिकार होना चाहिए, कोई सिर्फ गोबर कढ़नी बन करके क्यों रहे। तो ये हमारे कवि के जो है वो मतलब दिखाता है कि वो कितना आगे चले हैं, कितना आगे बढ़े हुए हैं, है ना। तो ये देख सकते हैं कि कितनी सारी, ये तो मूल पुस्तक से हम लोग पढ़ें और इसमें कितना बढ़िया कुछ लिखा हुआ है। आशा है कि आप सभी को ये बहुत अच्छा लगा होगा। चलिए अब हम लोग जो है वो साइड बुक देखते हैं, साइड बुक में क्या है, तो जल्दी जल्दी पढ़ के हम लोग उसको निकलेंगे। तो क्या लिखा हुआ, जन्म 13 जनवरी 1949 है ना, बाघमरा बोकारो, यहाँ बायदमरा लिख दिया, बाघमरा होगा। उपनाम इनका मानिक था, ठीक है। और तिनकी देवी इनका माता का नाम, पिता का नाम था मुरलीधर पानुरी। स्नातक जो है वो लेबर ऑफिस में डिप्लोमा, और काम का जो है बोकारो इस्पात खान सेल में उनका नौकरी था। परिवर्तन जो है उस सम्मान चतरा से काव्य भूषण जमशेदपुर, और श्रेष्ठ साहित्यकार झारखंड सरकार द्वारा 2008 ईस्वी में। ये आवश्यक है कि श्रेष्ठ साहित्यकार झारखंड सरकार द्वारा 2008 ईस्वी में, और हिंदी साहित्य संस्कृति पुरस्कार रांची में, है ना। तो ये सारे जो हो गए। साहित्य
परिचय जो हम लोग देख चुके हैं कि बोकारो क्षेत्र के खोरठा भाषा का आंदोलनकार केंद्र बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। 1984-85 ईस्वी में खोरठा भाषा सहित संस्कृति योगदान आंदोलन कर सौबले ढेर आंदोलनकारी रही है। इनका लिखल रचना धर्म, माय, माटी, मातृभाषा और मानुष के समर्पित है। ये बहुत बड़ी बात है इनके लिए, और हमको ये बात तो सही में इन लेखक के बारे में बहुत अच्छा लगता है कि ये जो धर्म है उनके अगेंस्ट में लिखते हैं कि बोल धर्म जो है वो नहीं होना चाहिए। मतलब धर्म से लोग केवल शोषण करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है, तो हम लोग भेदभाव करेंगे इसलिए हम लोग धर्म मानेंगे? बिल्कुल नहीं, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए, है ना। माय माटी, है ना, माय माटी की बात करते हैं, मातृभाषा और मानुष के समर्पित रहता है। शिवनाथ प्रामाणिक जो है वो लिखे हुए हैं कि सही कार्य के संगे संगे गीतकार और गायकार हैं। तो साहित्यकार के साथ साथ वो गीतकार और गायकार भी हैं। देखिए और लिखा हुआ है कि आकाशवाणी और दूरदर्शन में इनका लिखा हुआ गीत गूंजता है। इनका कविता तुकांत और अतुकांत दुइयो रकम के पावल जाए। तो तुकांत और अतुकांत दोनों प्रकार का इनका कविता पाया जाता है। प्रामाणिक जी मैट्रिक की परीक्षा 1968 में पास किए हुए थे। इनकी लिखी हुई रचना हम लोग जल्दी जल्दी देख लेते हैं। तातल और हिमाल, है ना, तो ये इनका पहला कविता संग्रह है 1998 ईस्वी में। तातल मतलब गर्म होता है, तातल और हिमाल मतलब ठंडा। रुसल पुटूस, तो पुटूस जो होता है, पुटूस हम लोग जानते हैं गांव में किसको बोलते हैं, जिसका फूल लाल लाल होता है और उसके जो डंडे होते हैं मतलब पतला पतला सा, उसमें कांटे टाइप के लगे होते हैं, उनको पुटूस बोला जाता है। तो ये रुसल पुटूस बोलते हैं। मैछगंधा, जिसको मत्स्यगंधा महाकाव्य है 2013 में। पयान गीत है, कविता है। बेलंदरी गीत संग्रह है। खोरठा लोक साहित्य 2005 में लिखे हैं। खोरठा एगो स्वतंत्र समृद्ध भाषा। चित्रा रानी, है ना, खोरठा लोक कथा पंचांग कविता है इनका। तो ये सारा है। दामोदरे कोराएं जो है 1986 में लिखाया गया था इनका। और दामोदरे कोराएं में इनका 6 खंड में बांटा गया है, हम लोग पढ़ चुके हैं। मेला था, सरंची कमल जो था, राजवैद था, हुब था, और अमर चाटान और हड़प्पा, है ना, ये सारा था। तातल और हिमाल कविता संग्रह में पहली बार रचना सहित है चौपदी और काव्याणु के समिल करल है ना, जैसे रिंझा, रिंझुआर, फुनगिनी, आरो आरो, ऐसे बहुत सारे हैं। तो हम लोग जो है इस लेक्चर में जो है वो बहुत बढ़िया से श्री शिवनाथ प्रामाणिक जी के बारे में जाने और देखें हम लोग कि वो अपने टाइम से कितने दूरदर्शी थे, सभी के बराबर की बात करते थे, और हमें उनका जीवन जो है वो काफ़ी कुछ संदेश देता है। उनकी कविताएं जो है हमारे लिए बहुत ही मतलब लाभान्वित करेंगी हमें। तो आशा है कि ह्यूमैनिटीज साइंस आपको कुछ ना कुछ हद तक लाभ पहुँचा रही हैं, और आपका इस स्नेह और प्रेम के लिए आपका बहुत धन्यवाद, साधुवाद। ह्यूमैनिटीज साइंस अर्थात मानविकी विज्ञान या मानवता विज्ञान के साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।